On behalf of Pakistan Resilience Partnership, National Humanitarian Network, or Help Age के behalf पे, I welcome you all to this important webinar. इससे पहले कि हम इस webinar को formally start करें, तमाम participants से गुजारिश होगी कि kindly वो chat box में अपने आप को introduce करें. इसके साथ ही मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि kindly आप अपने mics जो हैं उसको mute पे रखें ताकि session के दौरान कोई distortion ना हो. तीसरी आप लोगों के लिए एक वो है कि अगर आप इस सेशन के दौरान कोई सवाल पूछना चाहें, ठीक है जी, तो आप हैंड रेज के ऑप्शन पे जाएं या फिर अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख दें. वैसे भी सेशन के आखिर में 10 to 15 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, इसलिए आप उस हवाले से परेशान ना हो. आज के हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है मेकिंग इंक्लूजन अ रियलिटी इन फ्लड रिस्पांस इन पाकिस्तान. इस सेशन का या इस वेबिनार का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किस तरह हम बुजुर्ग और अफराद बाहम माजूरी को इमरजेंसी और रिलीफ ऑपरेशंस में शामिल कर सकें ताकि उनके जो हुकूक हैं वो मुतासर ना हों. और ये यानी फ्लड्स के इस करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सेशन आप लोगों के लिए अरेंज की है. इस वेबिनार को या इस सेशन को फैसिलिटेट करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर सादात साहब, जो कि हेल्प एज इंटरनेशनल के साथ वाबस्ता हैं और काफ़ी अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं. इसके अलावा वो एज और डिसेबिलिटी टास्क फोर्स को भी लीड कर रहे हैं. सो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन फॉर्मली टू मिस्टर अनवर सादात कि वो अपने प्रेजेंटेशन को काइंडली जो है वो उसके साथ प्रोसीड करें. थैंक यू अनवर साहब, प्लीज. थैंक यू कमरान भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जैसे कमरान भाई ने शेयर किया, मेरा नाम अनवर सादात है और मैं हेल्प एज इंटरनेशनल के साथ काम करता हूँ. इसकी ग्लोबल टीम में काम करता हूँ, लेकिन रिसेंटली डिप्लॉय हुआ हूँ पाकिस्तान में फॉर दिस फ्लड रिस्पांस. तो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा इस सेशन पे फॉर्मली आऊँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा एक नेटवर्क है, एजिंग एंड डिसेबिलिटी टास्क फोर्स. एजिंग एंड डिसेबिलिटी टास्क फोर्स पाकिस्तान में 2010 में बना था आफ्टर फ्लड्स, और इसमें जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने मिलकर इसको जो है वो बनाया था. और ह्यूमैनिटेरियन आर्किटेक्चर में हम प्रोटेक्शन क्लस्टर के अंडर आते हैं, और इस वक्त चूंकि क्लस्टर नहीं है तो प्रोटेक्शन वर्किंग ग्रुप के अंडर जो है ये काम करता है. 2015 में बाकायदा इसका एक अनाउंसमेंट हुई थी, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें इसको एज सब क्लस्टर माना गया था प्रोटेक्शन क्लस्टर के अंडर. तो ये एक नेटवर्क है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे आप अगर यहाँ पे देखें, इसके शुरू में हेल्प एज इंटरनेशनल आपको नजर आएगा, ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूजन यानी हैंडीकैप इंटरनेशनल है, CPM है, साइट सेवर है, स्टेप है, शेफ है, आशा है. और उसके साथ ही ये जो नेटवर्क है ये क्लोज नहीं है, वी आर स्टिल ओपन के अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक मखसूस वैल्यू एडिशन लाना चाहे जो ग्रुप में हम ब्रॉडर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस को सपोर्ट कर सकें, वी आर वेलकम. हम अभी इसके जो TORs हैं वो रिवाइज कर रहे हैं और हम मेंबरशिप को थोड़ा सा ओपन करने की भी कोशिश करेंगे. तो इस ADTF ने एक इस ADTF ने एक मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? कंफर्म कर सकते हैं प्लीज? चलें, शुक्रिया. जी आ रही है आपकी आवाज. थैंक यू. इस ADTF ने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है पाकिस्तान में एक स्लोगन के साथ कि मेकिंग इंक्लूजन अ रियलिटी इन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस या फ्लड रिस्पांस. तो उसके जरिए हमने पहले कुछ सेशन स्टार्ट किए हैं, चूंकि बहुत सारे लोग रैपिड नीड्स असेसमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो प्रोग्राम डिजाइन कर रहे होंगे, तो उनके लिए हमने ये जो अभी का सेशन रखा हुआ है ये है ऑन ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स.
for older people and person with disabilities. तो आज का जो सेशन है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही है कि टू प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन ऑन ह्यूमैनिटेरियन इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड्स फॉर ओल्डर पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव शायद ना हो, चूंकि ये एक हम जस्ट एक सेंसिटाइजेशन सेशन रख रहे हैं आपके लिए। एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपको एक सर्वे सर्कुलेट करेंगे जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड डाल सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक डिटेल्ड ट्रेनिंग चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड्स या इंक्लूसिव डेटा कलेक्शन, तो हम उसके लिए भी ओपन हैं। और ADTF का पर्पस यही है कि वो हम लोगों को सपोर्ट करें। तो अभी फॉर्मली सेशन की तरफ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा एज एंड डिसेबिलिटी, तो कोई कोलीग जो मुझे बता सकता है कि बुजुर्ग कौन होते हैं, हम बुजुर्ग किसे कहते हैं, क्विकली जस्ट अगर चैट में लिख दें या माइक ऑन करके बता दें कि हमारे यहाँ बुजुर्ग किसे कहा जाता है। People elder than 60, maybe. नाइस। कोई और? एक्चुअली सर मेरे हिसाब से हम ऐसे देखते हैं कि बुजुर्ग उसको कहा जाता है जो 60 से अबव लोग भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, 70 के बाद भी एक्टिव होते हैं। जब इंसान खुद को कमज़ोर समझना शुरू कर दे और अपनी रूटीन से हटकर उसकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएं, तो देन उसको फिर हम बुजुर्ग कहना शुरू कर देते हैं। उसकी वॉकिंग जो जैसे वो नॉर्मली चलता है वैसे ना चल पाए, वैसी ताकत ना हो, उसके बाद उसको कंसिडर वो अब बुजुर्ग हैं। चलें, सही। एज के साथ साथ अगर उनकी सोशल से बहुत ज़्यादा लाइक हर इंसान जो उनके अंडर है या किसी न किसी तरह से उनके इन्फ्लुएंस में उनकी बात को वैल्यू करे, उसको भी बुजुर्ग या वली का रुतबा देते हैं। वाओ, ग्रेट पॉइंट। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अपने माइक बंद कर लें एक्सेप्ट कि जिस वक्त आपने बोलना हो। बहुत अच्छा पॉइंट बताया लास्टली। तो एज मतलब जो जैसे हम बुजुर्ग कहते हैं, तमाम कोलीग्स ने जैसे शेयर किया कि जो लोग 60 साल से ऊपर के हो जाएं उन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं। और उसके अलावा कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनमें जो उम्र या बुजुर्ग की डेफिनेशन है वो 65 साल या 65 साल से ऊपर की भी है, क्योंकि ऐसे मुल्कों में सेहत की सहूलियात ज़्यादा बेहतर होती हैं, लोग लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए जो है वो उनकी उम्र जो है वो 65 या 65 से ज़ायद साल कही गई है। लेकिन उसके अलावा हमारे अपने जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनमें भी उम्र की तारीफ है। आप देखेंगे कि लोगों में चाचा हो जाना, दादा हो जाना, एक बंदे का खामद हो जाना, शनाख्ती कार्ड की उम्र, तो ये मतलब मुख्तलिफ फिर उम्र की किस्में हैं। सोशल नॉर्म्स जो हमारे हैं वो एज को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर रहे होते हैं। हम खुद सुबह जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी तारीफ कर रहे होते हैं कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं। तो बहुत सारे वो पैरामीटर्स होते हैं कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, हमारे सोसाइटी में रोल्स हैं, जो लास्टली मैम ने बताया कि हमारा किरदार शायद ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो एग्जैक्ट उम्र की तारीफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी हम उम्र की तारीफ करें या बुजुर्गी की तारीफ करें तो ये रिक्वेस्ट होगी कि उसको कंप्लीटली नेगेटिवली तारीफ ना करें कि वो लोग जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो लोग जो माजूर हो गए हैं। जो ग्लोबल रिकमेंड की गई है तारीफ वो यही है कि ऐसे लोग कि जिनमें कुछ डायमेंशंस में डिक्लाइन आता है, उनका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, वो जल्दी रिकवर नहीं होते, टांग टूट जाती है, टाइम लग जाता है। बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग कि जिनमें कुछ डायमेंशंस में इंक्रीज होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, विजडम होती है, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस में जब बुजुर्गों की तारीफ करें या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, तो वो यही हो कि ऐसे लोग के जो जिनमें उम्र के साथ साथ कुछ तब्दीलियां रूनमा होती हैं जो मनफी और मुस्बत दोनों हो सकती हैं, उनके रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन
उनका विजडम और तजर्बा बहुत ज्यादा होता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अफराद बाहम माजूरी सुना होगा आपने, डिसेबिलिटी, कोई ऐसा मेरा कोलीग के जो डिसेबिलिटी की शॉर्ट सी, मतलब जो आप समझते हैं वो तारीफ करें डिसेबिलिटी की, क्या हो सकती है? ओके, मेरे ख्याल में डिसेबिलिटी तो ये है कि आपकी कोई भी फिजिकल एम्पेयरमेंट हो, वो आपकी साइट भी हो सकती है, आई साइट भी हो सकती है, मतलब आप ब्लाइंड हैं, आप चल फिर नहीं सकते, आपको कोई भी जो फिजिकल जो चैलेंजेस हैं जिसमें आप वो उस तरह की प्रोडक्टिव वो अपना वो अदा नहीं कर सकते, एंड आपको चैलेंजेस आ रही हैं जिस तरह की एक ये स्पेशल लोग होते हैं, तो यही डिसेबिलिटी होती है कि फिजिकल एम्पेयरमेंट वगैरह जो उनकी हो, तो मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि वो स्पेशल पीपल हैं या विद डिसेबिलिटी में आ जाते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू अजीज भाई। Hello, this is Benjamin from Leeds, Pakistan. To me, disability is there is a simple equation to illustrate this. Just impairment if we plus barriers is equal to disability. ग्रेट बेंजामिन साहब। यस, कोई कोलीग ऐसा हो जिसको सिर्फ उर्दू समझने में मुश्किल हो, मुझे बायलैंग्वेज होना पड़ेगा या इट्स ऑल ओके? जस्ट वो कोलीग बता दे कि जिसको अगर उर्दू समझ नहीं आती है। चलें, इसको मैं हाँ समझूंगा। डॉक्टर बेंजामिन साहब ने जो तारीफ की डिसेबिलिटी की, अच्छा मुझे एक चीज और बताएं जरा प्लीज, कि डिसेबिलिटी आप क्या समझते हैं, डिसेबिलिटी इंसान में होती है या मुहाशरा पैदा करता है? इसमें भी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि वो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डिसेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका जो डिसेबल पर्सन नहीं है और जो नॉर्मल बंदा है, वो तो मतलब उसके लिए भी अगर आप किसी दूसरे छत पे चढ़ना चाहे और वहाँ पे स्टेयर्स ना हो, तो ही इज डिसेबल टू गेट टू द जो दूसरा छत है उसको मतलब वो पहुँच जाए। तो ये मतलब डिसेबिलिटी को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जो आप कि जो एनवायरनमेंट है अगर आप उसको कंड्यूसिव बनाए तो इवन डिसेबल पीपल आर आल्सो कैन प्ले देयर रोल। मतलब आप उनको अगर वो व्हील चेयर की ज़रूरत है, अगर उनको रैम्प की ज़रूरत है किसी ऑफिस में, किसी भी वर्किंग जहाँ पे वो काम करना चाहें, जिस तरह मैंने बताया कि इवन नॉर्मल पीपल आर डिसेबल when they do not have access to get to a place where stairs are required or other things are required to get to their place. तो मतलब इसमें ये चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू, थैंक यू सर। सिंपली इसको एज एंड डिसेबिलिटी, दैट्स ऑल। जी, थैंक यू। यस, अजीजुर रहमान भाई ने जो जैसे बात की, बेसिकली ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इम्पेयरमेंट से, जब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई चेंज आ जाती है। उसमें बीनाई का कम होना, सही चल ना सकना, या हो सकता है कि कपड़े बदलने में दुश्वारी होना, बाजुओं का ठीक तरीके से काम ना करना। स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो तब्दीली होती है उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट परमानेंट होती है, वो उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ में जो चीज होती है हमारी सोसाइटी के बैरियर्स होते हैं, और वो इम्पेयरमेंट जब बैरियर्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो समटाइम्स हम इंक्लूड हो जाते हैं, समटाइम्स हम एक्सक्लूड हो जाते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है वो व्हील चेयर के साथ वो वहां पे नहीं पहुंच सकता तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो उसकी बुनियाद पर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो डिसेबिलिटी को डिफाइन करता है कि ऐसे तमाम लोग
जिनमें लॉन्गर टर्म फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट हो, जो हमारे हवास खमसा हैं उनमें तब्दीलियां आ जाएं, और विच इन इंटरेक्शन विद वेरियस बैरियर्स, जो हमारी रुकावटें हैं लोकल लेवल पे, उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो उनकी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को मुतासर करती हैं एट इक्वल बेसिस विद अदर्स। हम एज ह्यूमैनिटेरियन एक्टर हम देखें कि आई मीन मैं अपनी ह्यूमैनिटेरियन एक्टर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि डिसेबिलिटी लोगों में लाई नहीं करती, ऐसे ही वल्नरेबिलिटी जो है वो एक शख्सियत में नहीं होती। जो सिचुएशन होती है, एनवायरनमेंट होती है, वो लोगों को वल्नरेबल बनाती है। एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी भी हो सकता है कि जो एक कंटेक्स्ट में, एक सिचुएशन में एम्पावर्ड हो, और वही ग्रुप एक और सिचुएशन में जो है वो वल्नरेबल हो। तो ये सिचुएशन जो है वो बदलती रहती है, ये हमारे एनवायरनमेंट बदलती रहती है। इसमें जो है वो शख्सियत की बुनियाद बनाते हुए हम उसको बिल्कुल किसी शख्स या उस ग्रुप को हम स्टिग्मेटाइज ना करें। ठीक है जी। अब इसी को जैसे सर ने बात की थी लास्ट में जो बोले थे, सॉरी मैं नाम भूल गया, लेकिन ये है कि उन्होंने बात की थी कि जैसे हम डिसेबिलिटी और एज को हम मतलब एज विद डिसेबिलिटी, इसको इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। कि बसा औकात यूं भी होता है कि एक ही फर्द में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक एक माइनॉरिटी ग्रुप का होना, फिर उसमें डिसेबिलिटी होना, फिर बुजुर्ग होना और बुजुर्ग औरत होना। तो आप देखें कि वो बहुत सारे फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं किसी एक शख्स में और एक इंडिविजुअल में, और उससे उसकी वल्नरेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती जाती हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि ग्लोबली जो डिसेबिलिटी है उसकी प्रेवलेंस वुमेन में एट द एज ऑफ 65 प्लस ज्यादा है एज कंपेयर टू मेन। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनके, लेकिन ये है कि आप उसमें देखें कि उनकी जो इंटरसेक्शन है डिफरेंट फैक्टर्स का वो इंक्रीज करता है, और उनकी जो वल्नरेबिलिटी एट द एंड जो है वो इंक्रीज होती है। जब हम इंक्लूजन की बात कर रहे होते हैं तो इंटरसेक्शनैलिटी और इसके कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो है इसमें मतलब ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है कि आप सोसाइटी में जो है वो लोगों को उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। बच्चा था, बड़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, उसमें पहले बीनाई कम हुई, फिर सुनने की सलाहियत कम हुई, फिर चलना फिरना कम हुआ। तो इवन डिसेबिलिटी जो है वो उसमें मतलब उसकी मल्टीपल फॉर्म्स आना शुरू हो जाती हैं। तो साथ साथ में फिर इसी तरीके से बंदे की वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन वल्नरेबिलिटी के साथ साथ जो एक्सपीरियंस है उन चीज़ों के साथ जिंदा रहने का सोसाइटी में, वो भी बढ़ता जाता है। तो इसमें हम सिर्फ वल्नरेबिलिटीज को नहीं, अपनी किसी भी काम में, प्रोजेक्ट साइकिल में उनके जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको भी हम काउंट करेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा जस्ट इंक्लूजन पे जाने से पहले आपको स्टेटिस्टिक्स बता दूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त 15% लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी न किसी किस्म की माजूरी है, देखने की, सुनने की, चलने की, कपड़े बदलने की, चीजों को याद रखने की, बोलने की, उनमें किसी न किसी किस्म की माजूरी जो है वो उनमें मौजूद है। 5 में से 1 खातून ऐसी है पूरी दुनिया में कि जिसको किसी न किसी किस्म की माजूरी लाहक है, और 46% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, तो उनको भी माजूरी लाहक है, वो भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। 10 में से 1 बच्चा ऐसा है पूरी दुनिया में कि जिसको किसी न किसी किस्म की, जो मैंने किस्में बताई हैं, उनकी डिसेबिलिटी लाहक है। ठीक है। तो बता इसलिए रहा हूँ कि जब हम आगे चलेंगे वेबिनार में तो मैं आपको कुछ और चैलेंजेस भी बताऊंगा, फिर आप इस डेटा पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी कि क्या हम पाकिस्तान में इस डेटा को कैसे देखते हैं, और स्पेशली इन जो अभी का फ्लड रिस्पांस है। अभी मैं चाहूंगा कि अजीजुर रहमान भाई के अलावा कोई और बंदा बताए कि वो इंक्लूजन के बारे में क्या समझते हैं। मुझे सुन रहे हैं सब? अपने अल्फाज में बताएं इंक्लूजन क्या है।
شکریہ. میں ظہیر جنیجو فرام CSSP حیدرآباد. انکلوژن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایک تو ہوتی ہے شمولیت، ایک ہوتی ہے شراکت. انکلوژن سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر ایج گروپ کو اپنے ساتھ لیں اور ان ایج گروپ کے جو ڈسکشنز ہیں یا ان کے جو ڈیمانڈس ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی سالوشنز ڈھونڈیں. تو انکلوژن سے مراد صرف پارٹیسپیشن نہیں ہے. انکلوژن سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایشوز بھی ڈسکس کریں، اس کے سالوشن بھی آپ کے ساتھ مل کے حل کریں، اور ان کی بینیفٹس جو ہے اس کی اونرشپ بھی ان کی ایک ساتھ ہو. گریٹ جی جی گریٹ یس تھینک یو. تھینک یو جی. میں کچھ پکچرز آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں گا کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ ایکسکلوژن کیا ہے، تو ایکسکلوژن سمپلی کسی کو دائرے سے باہر چھوڑ دینا ہے کہ آپ ان کو بالکل نیگلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے نیڈز اسیسمنٹ میں وہ گروپ کہیں نظر نہیں آتا. بس اوقات آرگنائزیشن کیٹرز نہیں کرتے کہ ہمارے ویژن اور مشن میں نہیں ہے. تو یا آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اسکول کی بلڈنگ ایسی ہے کہ جس میں معذور افراد باہر رہ گئے، یا بہت آسان مثال لینی ہے تو آپ یوں لے لیں کہ موسٹلی ہمارے آفسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ویل چیئر والے بندے نہیں آ سکتے. تو وہ جو ہے وہ دائرے سے باہر ہونا کسی کا، وہ ایکسکلوژن ہے سادے لفظوں میں. پھر ہم بعض اوقات پروجیکٹس ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ جس میں ہم ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز ڈالتے ہیں. جیسے آپ سے میں بات کروں کہ ہیلتھ کا ہم پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم ویل چیئر ایلبو کرچز ڈال دیتے ہیں، تو وہ ہم انٹیگریٹڈ پروگرامنگ جیسے کہتے ہیں، تو وہ ہم اس میں کچھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹیگریشن کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں کہ جیسے ہیلپ ایج انٹرنیشنل ہے، جیسے ہیومینٹی اینڈ انکلوژن ہے، ہینڈی کیپ انٹرنیشنل، یا کچھ جینڈر مین اسٹریم آرگنائزیشنز بھی ہیں جو اپنے اوور آل جو پروسیس ہوتا ہے ان کا، جس سے مراد میں یہ لوں کہ جو ان کے سسٹمز اور پالیسیز ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پہ ایسے اپنا لیتے ہیں کہ اس میں ہر جگہ پہ وہ جو ہے وہ معذور افراد یا بزرگ افراد ہوں یا خواتین ہوں مثال کے طور پہ، جو میں سادے لفظوں میں کہوں دا پیپل جو مطلب جو انجوائے کر سکیں رائٹس آن ایکول بیسس ود ادر، جو پارٹیسپیٹ کر سکیں ہماری نیڈز اسیسمنٹ میں، ڈیزائن میں، امپلیمنٹیشن میں، مانیٹرنگ ایویلیویشن میں، ہر جگہ پہ. اور پھر ہمارے سسٹم ہوں کہ ان کی پارٹیسپیشن کو مانیٹر کرتے ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انکلوژن. اس کی پھر ایک اور مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے پہلی، اس تصویر میں بعض اوقات ہم شروع کرتے ہیں ایمرجنسی رسپانس جب ہوتا ہے، سیلاب آ گیا تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کیا اور کہاں چاہیے، کتنا جلدی اور کہاں چاہیے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کیوں چاہیے بعض اوقات نا. تو اس میں جو ہے یہ ون سائز فٹ آل والا کنسپٹ چلا جاتا ہے، تو لوگ جو زیادہ تر جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے یہ پہلی ایگزامپل آپ کو دی، وہ دائرے سے باہر رہ جاتے ہیں، ان کی اسپیسیفک نیڈز کیٹر نہیں ہوتی. سادی مثال دوں آپ کو، جب ہم خوراک کی تقسیم کرتے ہیں بسا اوقات اس میں اولڈر پیپل، بزرگ افراد جو ہوتے ہیں جن کے دانت نہیں ہوتے، ان کے لیے خوراک کے آئٹمز کی اتنی کیئر نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات ایسی چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں جن کو وہ کھا بھی نہیں سکتے، اگر کھاتے ہیں تو ان بیچاروں کے اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. پھر ہم ایکویٹی ایکویلٹی والی جب بات کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز ہوں وہ ہم ڈالیں تاکہ ہم ان سب کو ایکول بیسس پہ لا سکیں. ہم نے موبیلٹی ایڈز دی ہیں، اسسٹڈ ڈیوائسز دی، ایکسس ہوئی ان کی، ہماری سروسز تک آنا شروع کیا بزرگوں نے، معذور افراد نے، تو وہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے اوپر کا درجہ ہے. پھر انکلوژن یہ ہے کہ ہم ان کے جو بیریئرز ہیں انہی کو ختم کر دیں، ہم وہ چیز ہی اڑا دیں کہ جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں اور آپ، ہم جب اپنی سوسائٹی میں کام کریں گے تو ہم اس والے لیول پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا لیول بھی کافی حد تک بہتر ہے انٹیگریشن والا، لیکن جو ایک چیز جو تیسرے والا ہے وہ سب سے بہتر لیول ہے کہ آپ جو ہے وہ بیریئرز کو ہی ریموو کرتے ہیں. تو IFRC نے 2015 میں جو تعریف کی ہے انکلوژن کی، وہ پھر یہی ہے کہ انکلوژن ایک رائٹ بیسڈ اپروچ ہے ان کے حقوق کا، جہاں آپ خیال رکھتے ہیں اور آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ کمیونٹی پروگرامنگ میں وہ بزرگ افراد یا جو افراد باہم معذوری ہیں ان کی
बराबर एक्सेस हो बेसिक सर्विसेज को जो उन्हें चाहिए होती हैं, और वो हर लेवल पे हो, वो डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन हर जगह पे हो। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो डेडिकेटेड एफर्ट्स करें टू एड्रेस एंड रिमूव बैरियर्स। ठीक है जी, तो ये है इंक्लूजन। फिर इंक्लूजन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से जो पहला प्रिंसिपल है वो है पार्टिसिपेशन के, मतलब जैसे भी आप अभी मैं आपको ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स का जब इंट्रोडक्शन दूंगा तो वहां भी आप देखेंगे कि उनको कैसे इंक्लूजन प्रिंसिपल्स के अराउंड फ्रेम किया गया है। तो पार्टिसिपेशन ये है कि आप इंश्योर करवाएं कि ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट साइकिल के हर लेवल पे शामिल हो रहे हैं, और उनके लिए फिर आप दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें और अंडरस्टैंड करें। सोशल नॉर्म्स भी होती हैं, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंटल और पावर डायनेमिक्स भी होती हैं जो एक्सक्लूजन को कंट्रीब्यूट करते हैं। और जितना मेरा तजर्बा रहा है इंक्लूजन के फील्ड में, जो सबसे डेंजरस नॉर्म मैंने देखा है वो वॉलंटरी एक्सक्लूजन है, कि हम बसा औकात हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जगहों पे ख़वातीन हैं अनफॉर्चुनेटली, कि जो वॉलंटियर कर देते हैं, और कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि जो गांव के बड़े होते हैं उनके लिए माना जाता है कि दे आर देयर टू मेक डिसीजन ऑन आवर बिहाफ, कि उनको सब कुछ पता है, उनसे मशरान से राब्ता कर लें, उनसे पूछ लें कि उनको नीड्स का पता है। तो ये एक वॉलंटरी एक्सक्लूजन है। इसके लिए उनकी जो डायनामिक्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप बाखबर रहें और चैलेंज करें मतलब जो एटीट्यूड है और जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, स्पेशली जैसे मैंने वीएन और मिशन की बात की, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वो ये भी कहती हैं कि ये फलां ग्रुप मेरे वीएन या मिशन के मुताबिक हम इन पे काम नहीं करते, या टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, या स्टिग्मा होता है किसी लेवल पे, तो वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। ये भी कोशिश करें कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट ना करें ओल्डर पर्सन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। मैंने आपके लिए एक तस्वीर डाली है आगे, हम उस तस्वीर को देखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि वो कैसा है। फिर मॉनिटर, रिव्यू और लर्न बहुत जरूरी है। आप मॉनिटर करते रहें, आप अपने उस इंक्लूजन के प्रोसेस को रिव्यू करें, लर्निंग शेयर करें एक दूसरे के साथ एज NHN मेंबर। जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है वो दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि जो है वो ओवरऑल सोसाइटी में जो है वो या हमारे प्रोग्राम्स में जो है वो इंक्लूजन इम्प्रूव हो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स पे चला जाता हूं, क्योंकि हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया। ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स, कोई बंदा इनसे वाकिफ है पहले? किसी ने देखा हो, नाम सुना हो? जी सर, अपना स्फीयर स्टैंडर्ड्स और ये अपना CHS इनसे वाकिफ है। अच्छा जी सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से जो CHS का हमारा जो अलायंस है, जिसमें जब हम ह्यूमैनिटेरियन चार्टर में आते हैं, एग्जैक्टली वो आ भी गया स्फीयर स्टैंडर्ड में, तो बेसिकली वो इसको राइट अप कवर करता है कि वो जो हमारा लाइफ में राइट लाइफ की डिग्निटी है, आई थिंक वो इसको कवर अप करता है इन द ह्यूमैनिटेरियन चार्टर। प्लीज। थैंक यू अदनान भाई। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड 2015-16 में डेवलप हुए थे, और ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स अब कंपेनियन हैं स्फीयर स्टैंडर्ड्स के। ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स डिराइव हुए हैं कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड से। इनकी जो पायलट टेस्टिंग है वो पाकिस्तान, अफ्रीका, यूके और किसी और रीजन में भी हुई थी, मैं भूल गया। और इसकी जो फर्स्ट टीम थी जिसने ये डेवलप किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं भी शामिल था। हमने इनको पाकिस्तान में पायलट टेस्ट करने के बाद डेवलप किया है। अभी की जो सिचुएशन है ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स की, वो ऐसे है, आप देखेंगे कि बॉटम से ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स, ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स पार्टनरशिप एक ग्लोबल लेवल पे हम उसका हिस्सा हैं, सफीयर के अंडर आते हैं। अदनान साहब ने भी बताया, ये उनके कंपेनियन हैं। और फिर हमारे कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो 9 कमिटमेंट्स हैं उन्हीं से डिराइव किए गए हैं ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स भी। और ब्रॉडर लेवल पर जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन चार्टर है
اور پھر پروٹیکشن مین اسٹریمنگ جو ہے انڈر گلوبل پروٹیکشن کلسٹر، جو آپ نے شاید دیکھا ہو کہ اس کو جو پروٹیکشن اور اسپیشلی سینٹرلٹی آف پروٹیکشن جس کو وہ کہتے ہیں کہ انفلوئنسنگ لیڈرشپ اور جو گائیڈنس ہے، ان دونوں کا خیال رکھتے ہوئے اس میں بھی ہم نے ہیومینیٹیرین انفلوئنس اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کیا ہے، جس میں مختلف قسم کی ٹاسک فورسز ہیں، جیسے ایج اینڈ ڈسیبلٹی ٹاسک فورس ہے جس کے بہاف پہ میں ابھی بول رہا ہوں. تو یہ ہیں جی یہ پوزیشننگ ہے ہیومینیٹیرین انفلوئنس اسٹینڈرڈس کی. میں ہمایوں بھائی مجھے میری ہیلپ کریں گے کہ اس میں ایک اگر ہم ان کو ایک وہ دکھا دیں ویڈیو. میں کوشش کروں گا ایک ویڈیو اگر چل جائے. مجھے تھوڑا سا آواز کو شیئر کرنے میں ایشو ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. گریٹ. تو میں یہ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ہیومینیٹیرین انفلوئنس اسٹینڈرڈس پہ. ہاں ایک منٹ، اس کو کیسے شیئر کریں گے؟ آپ چیک کریں آواز آتی ہے؟ ایک منٹ، ہم آواز کو چیک کر کے پھر پلے کر. Older people and people with disabilities are identified to make sure they access humanitarian assistance that is participative, appropriate, and relevant to their needs. Humanitarian principles require that assistance and protection are provided on the basis of need, without discrimination. There is a new set of standards that can help you achieve this. The Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities can help you include those most at risk and help you to uphold the humanitarian principles. There are 9 key inclusion standards, together with 7 sector-specific inclusion standards. Each standard is accompanied by key actions, guidance notes, tools and resources, and case studies that illustrate how older people and people with disabilities have been included in humanitarian responses. These standards will help you in your programming and can also be used as a resource for training and advocacy. Whether you are planning, implementing, or monitoring your response, these standards will help you to ensure that older people and people with disabilities are included every step of the way. Please use and share these standards with your partners and wider networks and help us all reach the goal of leaving no one behind. You can download the standards for free on the CBM, HelpAge International, and Humanity and Inclusion websites. یہ جی ہیومینیٹیرین انفلوئنس اسٹینڈرڈز ایک کوئک اوور ویو تھا. اس کو آپ اپنے کام میں یوز کر سکتے ہیں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کریں گے.
तो जैसे आपने देखा कि इसके 9 की इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स हैं डिराइव्ड फ्रॉम 9 कमिटमेंट्स ऑफ कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद 7 सेक्टर स्पेसिफिक हैं, जैसे प्रोटेक्शन, वॉश, हेल्थ, लाइवलीहुड, इमरजेंसी एजुकेशन, ये सेक्टर स्पेसिफिक भी है। फिर चैप्टर के अंदर जब आप जाएंगे तो इनमें आपको मिलेंगे की एक्शंस, गाइडेंस नोट, टूल्स, रिसोर्सेज एंड केस स्टडीज। और केस स्टडीज में इवन जैसे मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये हमने पाकिस्तान में भी टेस्ट किए हैं, तो पाकिस्तान से आप ऑर्गेनाइजेशंस की केस स्टडीज भी इसमें देख पाएंगे कि जैसे रैपिड का प्रोग्राम जिसको आप सभी लोग एक्सेस करते हैं, जो जिसको कंसर्न मैनेज करता है, तो रैपिड के प्रोग्राम में मुझे एक नाम याद आता है अभी भी, PVDP सिंध में जो थरपारकर में काम करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो है वो इनको इम्प्लीमेंट किया और वो केस स्टडी आपको इनमें इसमें मिलेगी भी। फिर सेक्टर इंक्लूजन स्टैंडर्ड जो है उसका फिर स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से किया है कि उनमें 3 मेजर एरियाज हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन पहला है, एड्रेसिंग बैरियर्स दूसरा है और पार्टिसिपेशन तीसरा है। कोई मुझे ये बता सकेगा कि यही 3 आपके ख्याल में क्यों इंपॉर्टेंट हैं? डेटा, बैरियर, पार्टिसिपेशन, यही 3 किसी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस में क्यों इंपॉर्टेंट है? अनवर साहब देखिए, जहाँ तक डेटा की बात है तो ऑब्वियसली जब हम काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास बेस लाइन में कुछ चीज़ होती है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी डेटा की बेस पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और चाहे वो इंक्लूजन फेज हो हमारा या उसमें हम इंटीग्रेट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से डेटा इन्फॉर्मेशन तो मस्ट है, और उसके बाद उसी डेटा इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमारे पास जो कुछ आता है कि उसके बैरियर्स क्या है, कि क्या वो कम्युनिटी का बैरियर्स है या वो जिस फैमिली में रह रहा है, समटाइम फैमिली बैरियर्स भी होते हैं, तो फिर हम इंक्लूजन प्रोसेस के साथ उसको पार्टिसिपेशन अप्रोच में लेके आते हैं। आई थिंक दीज आर द 3 गाइडलाइंस आर द डेफिनेटली वेल सेटल्ड एंड एक्सेप्टेड। थैंक यू। थैंक यू अदनान भाई। जैसे अदनान भाई ने कहा कि डेटा की जब हम बात करते हैं, डेटा इज नॉट ओनली नंबर्स। डेटा सिर्फ ये नहीं है 15% पर्सन विद डिसेबिलिटीज। डेटा हमारा ये भी है कि वो बैरियर्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की पार्टिसिपेशन को कम करते हैं, और वो रिस्क्स जो ओल्डर पीपल को हैं कि वो सर्विसेज तक पहुंच नहीं सकते। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों जब हम कलेक्ट करते हैं तो हम बैरियर्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और जब हमें बैरियर्स पता होते हैं तो तभी हम पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। तो इसलिए ये 3 चीज़ों बहुत इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से इन तीनों चीज़ों को जो है वो हमने उस वक्त चूज किया था जब हम सेक्टर इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहे थे। इन ह्यूमैनिटेरियन इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमारे जो ADTF के स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिटेल्ड ट्रेनिंग्स भी मुहैया करती हैं। हम जब आपके साथ सर्वे शेयर करेंगे तो उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशंस नीड पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन इंफ्लुएंस स्टैंडर्ड्स पे फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए तमाम स्टाफ की, फील फ्री टू लेट अस नो। ये एक वॉलंटियर ग्रुप है जो आपको ये सहूलियात फराहम कर सकता है। ये 9 जो हैं वो कमिटमेंट्स जो कोर ह्यूमैनिटेरियन में हैं, और ऐसे ही 9 की इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स भी हैं। आइडेंटिफिकेशन डेटा के बारे में बात करता है, सेफ एंड इक्विटेबल एक्सेस जो है वो एक्सेसिबिलिटी की बात करता है। थोड़ा सा मुख्तलिफ इसमें इसलिए है कि आप जब सेफ एंड इक्विटेबल एक्सेस वाला की इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ होगा कि बजट 0.5 to 1% फॉर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ऑफ द ओवरऑल बजट। जब आप पूरा बजट बना रहे हो तो 0.5 to 1% आप एक्सेसिबिलिटी के लिए रखें। फिर लिखा हुआ कि 3 to 5% आप डाल दिया करें अगर आप मोबिलिटी एड्स देते हैं, असिस्टेड डिवाइसेस देते हैं, तो आपको उतने लेवल तक की गाइडेंस इसमें से मिलती है। फिर रेजिलियंस जैसे है डू नो हार्म, कि आपकी एक्टिविटीज से लोग नेगेटिवली इफेक्ट ना हो रहे हों, तो उसमें आपको एक्टिविटीज के लेवल पे जो है वो मुख्तलिफ चीजें आपको मिल रही होंगी। फीडबैक एंड कंप्लेन है, कोऑर्डिनेशन है, लर्निंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है। आतिफ भाई, जी आतिफ भाई, सॉरी मुझे वो नजर नहीं आते। आतिफ भाई आपका हैंड रेज है, आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? जी अनवर सादात साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है।
اچھا یہ پہلے تو بڑا عاطف بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. یقیناً یہ جو پوائنٹس تھے یہ ہم شاید پراپر اس کو ایڈریس نہیں کر رہے تھے. اور ایک دو چیزیں اور اس میں ہو سکتی ہیں کہ جب بھی ہم ایمرجنسی رسپانس میں یا اس میں جاتے ہیں تو اس میں جس طریقے سے آپ نے جو غذا کی بات کی ہے، فوڈ کی بات کی ہے، تو اس کو بھی ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہو سکتی. اس پہ بھی آپ ضرور بات کیجیے گا تاکہ یہ چیزیں ہمیں مزید کلیئر ہو جائیں. جی مارکس، ہم ان کے کوشچن بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آنسر کرتا ہوں دونوں کو. اچھا جی عاطف بھائی، آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے اور کچھ لیولز پہ اس کو کیٹر کیا گیا ہے اس میں. مطلب میں آپ کے ساتھ ایک اور لنک شیئر کروں گا ابھی آگے جا کے، جس میں مطلب پھر یہ ہیومینیٹیرین انفلوئنس اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ڈفرنٹ گائیڈنس نوٹس بھی مہیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ اگر آپ ایکسیسیبلٹی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے انشور کرائیں گے، ڈائمینشنز کیسی ہوں گی، اس کے دروازہ کتنا کھلا ہونا چاہیے، کتنا اونچا ہونا چاہیے، ٹوائلٹ کا ہر چیز کی ڈائمینشن، اور اسی طرح کے فوڈ نان فوڈ آئٹمز اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں بہت حد تک مطلب کیٹر کی ہوئی ہیں ہیومینیٹیرین انفلوئنس اسٹینڈرڈز کے اندر. اوکے جی مختار صاحب. مختار صاحب آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی السلام علیکم. جی ہیلو سر وعلیکم السلام. جی ہم سن سکتے ہیں آپ. جی تھینک یو. اچھا میری صرف ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ بہت سارے ادارے جو گروپ میں شامل ہیں اور جو نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، ہیومینیٹیرین کا جو معاملہ ہے یہ اب ہمارے ملک میں خاصا دیر تک چلے گا. مختلف قسم کی ڈیزاسٹر ہمارے ملک میں اب آ رہی ہیں، کہیں فلڈ ہے، کہیں زلزلہ ہے اور دیگر ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ادارے جو ان کے لیے، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ ہیومینیٹیرین جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے اوپر کوئی اس طرح کی ٹریننگ کا اگر بندوبست کیا جائے. اور کچھ اداروں کو تو ماشاءاللہ ان کی اسپیشلٹی ہے، لیکن کچھ ادارے جو اس ایریا میں فعال کرتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو ریکوائرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کو پورا کریں اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا سمپل TNA فارم بھی سرکولیٹ کیا جا سکتا ہے گروپ میں، تاکہ پتہ چلے کہ جو لوگ، جن اداروں کے جو سٹاف وابستہ ہیں اس تھیمیٹک ایریا سے، ان کی کیا نیڈز ہیں یا ان کے پاس کیا گیپ ہے جو جس کو کیٹر کیا جا سکے. تو یہ میری سجیشن تھی کہ ابھی ٹائم بھی ہے اور اس طرح کا اگر کوئی ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے جس میں لوگ یہ جو بنیادی ہیومینیٹیرین سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل اور کچھ پریکٹسز اس طرح کا کوئی ماڈیول بن کیا جا سکے. تھینک یو. تھینک یو مختار بھائی. ویل نوٹڈ. یس، ہم NHN کے ساتھ، NHN سیکریٹریٹ کے ساتھ یہاں پہ اسی چیز پہ کولیبریٹ کر رہے ہیں. ہم آج کے سیشن میں بھی کچھ گائیڈنس نوٹ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، کچھ ٹولز ہوں گے. جیسے آپ کوسچنس کی بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈز شیئر کریں گے سیکس، ایج اینڈ ڈسیبلٹی ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا کے، کہ جہاں سے آپ کو کچھ انیشیل کوسچنس بھی ملیں گے جو آپ ریپڈ نیڈز اسیسمنٹ میں ڈال سکتے ہیں فار اولڈر پرسنز اینڈ پرسن ود ڈسیبلٹیز. پھر شاید اگر آپ میں سے کسی نے یہ یوز کیے ہوں کوسچنز جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، شارٹ سیٹ آف کوسچنز، 6 واشنگٹن گروپ کوسچنز کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ ہم ٹرانسلیٹڈ ورژن میں، اردو ٹرانسلیٹڈ ورژن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیسٹڈ ہیں پاکستان میں. ڈیٹا بیس کی ایگزامپل شیئر کریں گے اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر کچھ اور ٹولز بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل پلیٹ فارم ہے اور شاید ہم فیوچر میں مطلب کچھ ان پرسن ٹریننگز بھی کروائیں ہیومینیٹیرین انفلوئنس اسٹینڈرڈز پہ. NHN ممبرس کی پروونشل لیول پہ ہم پلان کر رہے ہیں. وی آر لوکنگ فار ریسورسز، کیونکہ یہ ایک والنٹیئر گروپ ہے. اس کے علاوہ ہم چھوٹے چھوٹے شارٹ سیشنز بھی کر سکتے ہیں. میں ہی نہیں، میں تو ADTF کوآرڈینیٹر ہوں آن بیہاف آف آل آرگنائزیشنز. ہم شاید
مثال के तौर पे हम हैंडीकैप इंटरनेशनल को बुला सकते हैं, इंक्लूसिव कम्युनिकेशन पे ट्रेनिंग दे, हम साइट सेवर्स को बुला सकते हैं, वो इन पे वाशिंगटन ग्रुप क्वेश्चंस पे डिटेल में ट्रेनिंग दे के फील्ड में कैसे यूज करना है। तो ये इंशाल्लाह हमारा कोलैबोरेशन यहाँ पे शुरू है, अभी शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जी। तो ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, आप में से किसी ने अगर पहले यूज किए हों, दीज आर रिकमेंडेड क्वेश्चंस टू कलेक्ट डेटा ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये भी आपको मिलेंगे, इनकी गाइडेंस भी मिलेगी कि कैसे यूज करने हैं आपको ह्यूमैनिटेरियन इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड्स में। मैं जस्ट क्विकली ये बताता चलूं कि इनके लिए जो डिसेबिलिटी जब आप डिफाइन करते हैं तो कट ऑफ जो हम यूज करते हैं वो ऑप्शन नंबर 3 और 4 हैं, a lot of difficulty और cannot do at all। तो ये क्वेश्चंस हैं, पहले मिसाल के तौर पे 6 क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने पूछा डू यू हैव डिफिकल्टी सीइंग इवन इफ वियरिंग ग्लासेस, तो एक बंदा जवाब देता है यस a lot of difficulty, तो वो पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी है। या अगर आप पूछते हैं डू यू हैव डिफिकल्टी वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेप्स, बंदा कहता है कैन नॉट डू एट ऑल, तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। जो पहले 2 आंसर्स हैं नो डिफिकल्टीज और सम डिफिकल्टी, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता। जो दूसरी चीज ह्यूमैनिटेरियन इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करते हैं, वी रिकमेंड एज कोहॉर्ट्स के 10 साल के वक्फे से एज भी पूछा करें। इसकी वजह यह है कि जब बंदा 50 साल से ऊपर हो जाता है तो उसकी नीड्स बहुत तेजी से तब्दील होती हैं। 60 साल के बंदे की नीड्स 50 साल से मुख्तलिफ और 70 साल की नीड्स 60 साल से मुख्तलिफ, 80 साल की नीड्स 70, 60, 50 साल वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इम्पेयरमेंट्स तेजी से बढ़ती हैं, खाने पीने की, कपड़े बदलने की, ये सारी सलाहियतें बहुत तेजी से बदलती हैं। तो इसलिए अगर आपने ओल्डर पर्सन्स को कैटर करना है तो ह्यूमैनिटेरियन इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड्स रिकमेंड करते हैं कि आप 10 साल के ब्रैकेट की का डेटा भी कलेक्ट किया करें। ये प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप क्वेश्चनेयर में डालना चाहते हैं इनको तो आप ऐसे डालेंगे जैसे नेम हो गया, एज वो 10 साल वाले ब्रैकेट, फिर सेक्स, फिर नीचे ये वाशिंगटन ग्रुप क्वेश्चंस डालेंगे। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैंने साथ में डेटाबेस की एग्जांपल शेयर की है, आप उस डेटाबेस में भी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं डेटाबेस को। अच्छा, फिर इसी तरीके से मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता जाऊं। आप ये गाइडलाइंस जो हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन हैंड ऑन टूल्स, पता नहीं आप में से किसी ने पहले यूज किए हैं ना, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप फील्ड में जाते हैं, आपका इंजीनियर एक वॉश की फैसिलिटी बना रहा है, उसको पता नहीं है कि इसकी डायमेंशंस क्या हों, एक्सेसिबल कैसे बना सकता है, वॉश वाले पे क्लिक करेगा, उसको पिक्चर्स के साथ पूरी डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके अलावा अभी जस्ट मैं कुछ चैलेंजेस पे और रिकमेंडेशंस पे चला जाता हूं, जिसमें हम फ्यूचर में फिर आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह। अभी के जो चैलेंजेस हैं वो डेटा डिसएग्रीगेटेड नहीं है। एज एंड डिसेबिलिटी के हिसाब से मैंने फ्लड रिस्पांस प्लान देखा है, उसमें भी नहीं है। मैंने फ्लैश अपील देखी है, उसमें भी नहीं है। बड़ा चैलेंज ये है कि ये रिकमेंड किया गया है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ चला जाए, जो कि जिसमें डिसेबिलिटी बहुत कम है, 1.9% है, ओल्डर पर्सन 7% है, जिससे मुराद ये कि रिलायबल डेटा नहीं है। हम इस पे एडवोकेसी कर रहे हैं। ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज of all ages lost their assistive devices, mobility products, wheelchairs, elbow crutches, hearing aids जो वो यूज कर रहे थे सैलाब में, उनसे जाया हो चुकी हैं। उस पर भी बहुत ज्यादा एडवोकेसी हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्सेसिबिलिटी हमारी सर्विसेज को बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लीज जब भी आप अपने जो रिस्पांस प्लान करें, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करें, इन लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ करें, क्योंकि फ्लड्स अभी भी हैं और रोडें अभी भी कटी हुई हैं, तो माजूर और बुजुर्ग अफराद पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, और फिर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट साइकिल आप इंश्योर करवाएं। सॉरी। अभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं ओल्डर मैन एंड वुमेन के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये आपको मैं जब प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी गाइडेंस आ जाएंगी, कौन से क्वेश्चंस डाल सकते हैं, FGD कैसे कर सकते हैं, सैंपल साइज में कैसे उनको विजिबल बनाया जाए,
ये जो तमाम गाइडेंस जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। फिर हम ट्रेनिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स डिटेल में प्लान कर रहे हैं। हम जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं NHN के साथ, PHF के साथ। हमारा कल सेशन था, ये इनिशियल सेंसिटाइजेशन सेशंस हम करवा रहे हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हम जेंडर एंड चाइल्ड सेल्स के साथ हैं, DMA के साथ आज मेरी मीटिंग है। हम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ कर रहे हैं, हम ओल्डर पीपल एसोसिएशंस के साथ कर रहे हैं और प्रोटेक्शन वर्किंग ग्रुप के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है जी। हम एक पैकेज डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में कि जो ओल्डर पीपल एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड रिस्क्स क्या हैं पाकिस्तान में फ्लड में और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। कोई भी आप में से जो ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हो कि उसको एक्सेस हो, हम शेयर करेंगे। हमारा ADTF का एक न्यूज़लेटर आएगा मंथली जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे इंक्लूजन की, वो भी हम अक्रॉस द बोर्ड शेयर करेंगे NHN, PHF, GCC और प्रोटेक्शन वर्किंग ग्रुप के थ्रू। हम कैपेसिटी शेयरिंग करते हैं OPAs और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ। कुछ उनके पास जो कैपेसिटीज हैं वो यूटिलाइज करते हैं, कुछ जो हमारे पास कैपेसिटीज हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं। हमारे ऑनलाइन और इन पर्सन सेशंस जो हैं वो प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान है जिसमें हम फिर NHN के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है जी। तो अभी मैं ये एक सर्वे है हमारा जो मैं लिंक इसका डाल देता हूं अभी चैट में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इसमें बहुत शॉर्ट मल्टीपल चॉइस कुछ 5-10 क्वेश्चंस हैं, आप क्विकली इसको फिल कर दें अगले 10 मिनट में, और जैसे ये फिल होते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स और रैप अप कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं अदनान साहब की इस बात से यानी मतलब थोड़ा सा वो करूंगा कि जिस तरह कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स के बारे में उन्होंने मतलब पूछा, तो ये बताता चलूं कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ने एक 2 टूल्स जो है यानी मतलब वो डेवलप किए हैं। एक को कहते हैं कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स असेसमेंट टूल और दूसरी जो है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी असेसमेंट टूल। इन 2 टूल्स का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किस तरह हम अपने इदारे को यानी मतलब यानी उसको असेस कर सकते हैं कि वो कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन पे यानी मतलब किस लेवल पे है अभी। और दूसरी जो है जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी असेसमेंट टूल है उसका मकसद ये है कि हम देखें कि एक इदारे में यानी मतलब जो उनके सिस्टम्स हैं और उनकी जो है यानी मतलब जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं तो वो किस लेवल तक जो है यानी डेवलप्ड हैं कि वो कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी हो सकती हैं। तो हम ये 2 टूल्स भी जो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उन पे अपने इदारों की असेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यानी मतलब ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और उस पे आप एक असेसमेंट कर लें एक इदारे यानी मतलब अपने इदारों की, और वो हमारे साथ यानी शेयर कर लें, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि यानी आप लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग जो है यानी वो डिज़ाइन कर सके। उसमें हम अनवर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी जो है NHN को जो है इसमें सपोर्ट करें। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों की बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रही। इंशाल्लाह बाद में भी अनवर साहब के साथ और एजिंग एंड डिसेबिलिटी जो टास्क फोर्स है उनके साथ मिलकर हम मुख्तलिफ किस्म की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की इवेंट्स इसी तरह ऑनलाइन भी ऑर्गेनाइज करेंगे और इंशाल्लाह इन पर्सन भी। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो इस सेशन के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको जो है यानी मतलब हम क्लोज कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम क्लोज करें, आप सारों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये फॉर्म फिल करके सबमिट करें, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से इदारों को यानी मतलब किस किस किस्म की हेल्प की या असिस्टेंस की ज़रूरत है डिसेबिलिटी की इंक्लूजन के हवाले से या फिर जो है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, शाजिया बात कर रही हूँ दुआबा से। मेरी आवाज आ रही है? जी शाजिया सरवर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकती हैं। जी जी जी, मैं सर ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये जो अभी क्वेश्चन हम फिल कर रहे हैं, फॉर्मेट जो फिल कर रहे हैं, इसमें ये जो 10 नंबर पर और 11 नंबर पे है 1 से 5 की रैंकिंग है, तो पिक नंबर 1 है और 5 है।
सॉरी, इसमें जो इमीडिएट नीड है, आप समझें कि इमीडिएट नीड नंबर 1 है, और अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसके लिए आप 5 रैंक कर सकते हैं। तो 1 इमीडिएट नीड से स्टार्ट होता है और 5 जरूरत नहीं है का मतलब। थैंक यू। रफीक साहब, अच्छा ये नहीं आ रहा, शेयर किया, किस शेयर किए? जी आवाज आ रही है? जी रफीक साहब, आ रही है आवाज। अच्छा, थैंक यू फॉर योर नाइस सेशन। अच्छा, मेरा कहने का ये मतलब है कि आज जिस तरह हमने डिसेबिलिटी पे और एजिड के हवाले से बात की है, तो क्या चाइल्ड जो है, जो मैक्सिमम जिनकी उम्र 7-8 साल तक है, क्या ये वल्नरेबल ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी डाइट का भी थोड़ा सा इशू होता है ना, और सेम वे लुक आफ्टर का भी इशू। तो क्या इनको हम इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं? थैंक यू। बिल्कुल रफीक भाई, अभी जो हमारा है एक्चुअली, जैसे मैंने कहा कि ये चूंकि प्रोटेक्शन वर्किंग ग्रुप के अंडर आता है, तो हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि डुप्लीकेशन ना होना। तो चूंकि हम और प्रोटेक्शन वर्किंग ग्रुप साथ काम करते हैं, तो ये उनके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन AOR और GBV AOR और हाउसिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी उनके पास है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा उस पर मतलब स्पेसिफिक बात नहीं करते, लेकिन ये है कि चूंकि वो हमारे मेंबर हैं, लेकिन एज सच उसको इग्नोर भी नहीं किया। हैंडीकैप इंटरनेशनल जो है, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और उन पे काम करते हैं, और हम अभी जो है वो TORs रिवाइज कर रहे हैं और अपना मेंबरशिप को ओपन भी कर रहे हैं कि ताकि वो लोग जो इन स्पेसिफिक, जैसे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है, ट्रांसजेंडर है, उन पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती हो, जो हमारे साथ मिलना चाहती हो, तो वो भी ओपन है। मेरे ख्याल में अगर कहीं पे किसी को ये लगता हो कि ये ग्रुप अंडर रिप्रेजेंटेड है, ADTF is open for everyone. जब्बार भाई और फिर डॉक्टर बेंजामिन साहब। साजिद साहब, आपका हैंड रेस था, तो अगर आप अपना सवाल करना चाहते हैं अनवर साहब से। थैंक यू कमरान, बस मैं वो जस्ट जो आपने बात की, जो टूल्स हैं कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड कैपेसिटी असेसमेंट टूल्स, ये सिर्फ टूल्स नहीं है बल्कि इसके साथ प्राइमरीली एक एक्शन प्लान भी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी असेसमेंट करती है, तो वो दे कैन मेक देयर एक्शन प्लान, जिसके अंदर जो सबमिट करवाया जा सकता है अलॉन्ग विद दिस असेसमेंट। एंड देन ADPC या PRP के लेवल पे वी मे कंसीडर के जी कि उसको किस किस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो हम अपनी तरफ से वी कैन सपोर्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज नॉट ओनली द सर्वे, वो असेसमेंट तो आप अपनी करेंगे बेसिकली बेस्ड ऑन दीज टूल्स। फिर अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, और उसकी बेसिस के ऊपर जहां पे आप समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन लैग कर रही है, तो यू कैन मेक अ 5-year एक्शन प्लान कि हमें किस तरीके से इमीडिएटली इन अ मीडियम टर्म, इन अ लॉन्ग टर्म, किस तरीके से इन चीजों को ओवरकम करना है एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न। तो उसके अंदर वी विल आल्सो कंसीडर कि हम क्या सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू साजिद साहब। मेरे ख्याल में अभी और भी क्लैरिटी आ चुकी होगी, तो इंशाल्लाह मैं ये 2 टूल्स जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है यानी सर्कुलेट कर लूंगा, और फिर आप इस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो है असेसमेंट कर सकेंगे। थैंक यू। इसके साथ ही मैं यानी मतलब इस सेशन को फॉर्मली क्लोज कर लेते हैं, और इंशाल्लाह अनवर सादात साहब के साथ और एजिंग एंड डिसेबिलिटी टास्क फोर्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन फ्यूचर में भी जारी रहेगी, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग की ऑनलाइन या इन पर्सन जो हमारी यानी मतलब ऐसी कोई चीज़ें निकलती हैं, तो उसको उस पर वक्तन फ़वक्तन हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको साथ लेके चलेंगे। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। सलाम।